हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम ज़ीशान हुसैन है और मैं स्टडी एंड ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो आज की वीडियो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है उन लोगों के लिए जो 2023-24 में इटली का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगा जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए इटली में वीज़ा अप्लाई करने से पहले। तो जो लोग न्यू है इस चैनल के ऊपर और मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी लिस्ट के अंदर पहली चीज़ जो आप सब लोग को मालूम होनी चाहिए वो ये है कि आपका प्रोसेस किस तरीके का होगा। जो कराची कॉन्सुलेट से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और जो इस्लामाबाद एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, दोनों का प्रोसेस कैसा होगा और कौन लोग कराची से अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है और वीज़ा प्रोसेस किस तरीके का होगा, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो पहले कराची कॉन्सुलेट से स्टार्ट करते हैं। कराची कॉन्सुलेट से जो लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो है प्रोसेस समझ लो जनवरी में स्टार्ट करते हैं, तो वो सब सितंबर अक्टूबर तक चल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस इस तरीके से है कि एक दफ़ा आपका एडमिशन हो गया, आपने प्री एनरोल करना है, प्री एनरोल के बाद आपकी समरी आ गई, समरी आ जाती है, फिर आपने डायरेक्ट जाके वीज़ा अप्लाई करना होता है। यह हो सकता है अपॉइंटमेंट का कोई सिस्टम नेक्स्ट ईयर वो रख लें, तो अपॉइंटमेंट लेके जाके वीज़ा अप्लाई करना होता है। आपने कभी भी वेट नहीं करना कि एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देगी, ठीक है। अब इस्लामाबाद एम्बेसी की अगर बात करें तो इस्लामाबाद एम्बेसी में जो है वो आपने एडमिशन ले लिया, प्री एनरोलमेंट कर ली। अब प्री एनरोलमेंट करने के बाद जब आपकी समरी फॉरवर्ड हो जाएगी एम्बेसी को, उसके बाद एम्बेसी जो है वो आपको अपॉइंटमेंट देती है। आपने खुद अपॉइंटमेंट नहीं लेनी होती। जब आपकी समरी एम्बेसी को फॉरवर्ड होती है, उसके बाद एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देती है। अब वो वीज़ा कब स्टार्ट होते हैं, किस हिसाब से अपॉइंटमेंट चलेंगे, कितना टाइम लगेगा, वो एम्बेसी डिसाइड करती है। तो आपने फिर वेट करना होता है। जैसे आपको ईमेल आती है कि भाई इस दिन वीज़ा फाइल जमा कराएं, तो आपने उस दिन वीज़ा फाइल जाके जमा करानी होती है। कौन कराची से अप्लाई करेगा, कौन इस्लामाबाद से अप्लाई करेगा? तो जिन लोगों के डोमिसाइल पे और सीएनआईसी पे सिंध और बलूचिस्तान का एड्रेस है, वो कराची कॉन्सुलेट से अप्लाई करेंगे, यानी आपकी सीएनआईसी और डोमिसाइल का एड्रेस। और उसके अलावा जिन लोगों का पंजाब का, केपीके का या नॉर्दर्न एरियाज़ का जो एड्रेस है, वो लोग जो है वो या फिर आज़ाद कश्मीर को भी ऐड कर लेते हैं। तो वो सब उस एरिया के जो लोग हैं वो सारे जो हैं वो इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई करेंगे। तो आपकी जो डोमिसाइल और सीएनआईसी पे एड्रेस जो होगा ना, उसकी बेस पे जो है वो आप वहाँ से कॉन्सुलेट या एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई करते हो। दूसरी चीज़, आपका कितना टाइम लग सकता है और आपका कितना एक्सपेंस हो सकता है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम पीरियड समझ लो जनवरी में स्टार्ट करते हो तो नवंबर तक ये प्रोसेस आपका जा सकता है। मैक्सिमम ये हो सकता है दिसंबर तक भी जाए। अगर जल्दी की बात करें कितना जल्दी हो सकता है, तो जल्दी से जल्दी जो है वो आपका जुलाई अगस्त में वीज़ा आ सकता है और डिले से डिले नवंबर दिसंबर तक भी हो सकता है, ठीक है। इटली में क्लासेस जो हैं वो सितंबर के एंड में या मिड में स्टार्ट हो जाती हैं या फिर अक्टूबर के शुरू में स्टार्ट हो जाती हैं। तो उससे पहले पहले आपने वहाँ पे पहुँचना होता है ताकि वहाँ पे जाके एनरोलमेंट करें और स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स टाइम पे सबमिट करें। तीसरी चीज़, वीज़ा रेशो के ऊपर बात करते हैं कि यार इसका वीज़ा रेशो कितना है यहाँ इटली का, क्या हमें वीज़ा अप्लाई करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पहले से क्लियर कर लेता हूँ। इटली का जो वीज़ा रेशो है वो 50-50 है, यानी वीज़ा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। आपने ये माइंड में लेके चलना है, जो भी इटली में अप्लाई कर रहा है वो ये सोच के चले कि यार ये समझ लो एक तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, वीज़ा लग गया तो मैं चला जाऊँगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। आपने एक बैकअप प्लान लेके चलना है कि मैंने अगर नहीं लगता वीज़ा तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। हो सकता है आप स्टडीज़ कर रहे हो सकता है आपकी जॉब कंटिन्यू चल रही हो सकता है आप दोनों नहीं कर रहे तो आप हो सकता है किसी और कंट्री को भी साथ-साथ ट्राई कर रहे हो। तो अपना बैकअप प्लान लेके चलना है, ऐसा नहीं सोचना कि यार बस यही प्रोसेस है, यही करना है। इन केस खुदा ना खास्ता वीज़ा नहीं लगता है तो फिर आपका साल भी ज़ाया होता है और आप बहुत डिमोटिवेट भी हो जाते हो। तो पहले से अपने आप को तैयार रखना कि इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे पास कोई बैकअप प्लान तो है कि मैं किसी और कंट्री में अप्लाई कर सकता हूँ या मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू रखूँ, भाई मैं यहीं भी खुश हूँ, ठीक है। चौथी चीज़, क्या इटली में एजुकेशन बिल्कुल ही फ्री है? तो इस चीज़ को क्लियर कर लेता हूँ। इटली में एजुकेशन बिल्कुल फ्री नहीं है, यानी यूनिवर्सिटीज़ में इनिशियली फ़ीस होती है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। कम से कम फ़ीस भी लेंगे तो वो 300 यूरो 400 यूरो लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 यूरो तक भी जाती है। तो इटली में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़ीस होती हैं, ठीक है? लेकिन उसको वेव ऑफ किया जाता है कैसे? स्कॉलरशिप की शक्ल में, ठीक है? आपने रीजनल स्कॉलरशिप अप्लाई की तो रीजनल स्कॉलरशिप की शक्ल में आपकी जो है वो फ़ीस भी वेव हो जाएगी, उसके बाद आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो इनिशियली आपकी फ़ीस होगी, बाद में वेव ऑफ हो जाएगी और पैसे मिलेंगे, तो स्कॉलरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, आपका कितना बजट होना चाहिए इटली में वीज़ा अप्लाई करने के लिए? तो इटली में वीज़ा अप्लाई करने के लिए कम से कम जो आपका बजट है ना, तो आप वीज़ा अप्लाई करने तक समझ लो 1 लाख से 1.5 लाख का आपका बजट होना चाहिए कि वीज़ा सबमिट करने तक मेरा 1 लाख रुपए मेरे लग सकते हैं।
और फिर वीज़ा लगने के बाद कितना एक्सपेंस हो सकता है, तो उसमें कम से कम 4 लाख का आपका बजट होना चाहिए, ठीक है। यानी टिकट आपकी समझ लो 70,000 से 1 लाख में मिल सकती है। फिर इनिशियली 2.5-3 लाख रुपए आपने जब तक वहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, जब तक आप सेटल नहीं होते, तब तक अपने पास लेके जाने होते हैं। तो टोटल बजट समझ लो वहाँ सेटल होने तक आपने कम से कम 5 लाख का बजट माइंड में रख के चलना होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि किन लोगों को वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। इटली का वीज़ा उन लोगों को अप्लाई करना चाहिए जिनका माइंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी वो ये सोचते हैं कि अगर वीज़ा नहीं लगता तब भी हमारे पास बैकअप है, हम ये कर सकते हैं। तो फिर उन लोगों को वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा वहाँ अगर वीज़ा लग जाता है तो वहाँ जाके जो हर्डल्स आते हैं उसको फेस करने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए होता है। जब तक आप सेटल नहीं होते आपको 2-3 महीने वहाँ पे परेशानी होती है, क्योंकि एक नई जगह होती है, लैंग्वेज बैरियर होता है, नई चीज़ें होती हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता और वहाँ पे लोग इतना कोऑपरेट करते भी नहीं है, तो उस वजह से बंदा बहुत परेशान है आता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग, आपकी नर्व्स स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हो और चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हो, तभी इटली जाना, क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी आपको फिर जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी। उसके अलावा सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी, खाना खुद पकाना पड़ेगा, लॉन्ड्री वगैरह अपने सारे काम खुद करने पड़ेंगे, साथ में स्टडीज़ भी करनी होंगी, पैसे नहीं है तो पार्ट टाइम जॉब भी करनी होगी। तो सारी समझ लो जितनी अय्याशियाँ यहाँ पे घर पे बैठ के की हैं ना आपने, वो ख़त्म हो जाएँगी। वहाँ जाने के बाद आपकी एक न्यू लाइफ़ शुरू होगी, जिसमें समझ लो एक स्ट्रगल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो असल स्ट्रगल यहाँ वीज़ा अप्लाई करने तक नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। वहाँ जाने के बाद जो है वो आपकी असल असल जो है वो स्ट्रगल शुरू होती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हमारे पास स्कॉलरशिप ना हो तो हम क्या सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन इनिशियल एक्सपेंस आपने लेके जाना होता है। यानी कि आपके पास वो जो मैंने बताया था कि 3 लाख आपने अपने पास लेके जाने होते हैं कैश में, ताकि आप 3-4 महीने सर्वाइव कर सको, ताकि पहले महीने सारी चीज़ें मामला सेटल हो जाए। फिर आपकी स्टडीज़, क्योंकि जाते साथ ही 2 महीने बाद एग्ज़ाम्स हो जाते हैं या 3 महीने बाद एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एग्ज़ाम्स वगैरह दे के आप जब फ्री हो जाओगे, फिर आप जाके जो है वो पार्ट टाइम जॉब की तरफ जा सकते हो। अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो फिर पार्ट टाइम जॉब से आप अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हो। और कितना मंथली कमा सकते हो, तो एक स्टूडेंट इजीली 600 से 800 यूरो कमा सकता है वहाँ पे इटली में पार्ट टाइम जॉब करके। तो उससे ऐसा होता है कि 600 यूरो में आप इजीली, मतलब आपका मंथली एक्सपेंस ज़्यादा से ज़्यादा 350-400 यूरो होता है, कुछ चीज़ें बच भी रही होती हैं। तो ऐसा है कि आप अपनी दूसरे मामला देख रहे होते हो सकता है आपको फ़ीस पे करनी हो तो वो फ़ीस भी देख रहे होगे, कुछ सेविंग्स कर रहे होगे। नहीं, अगर घर पे भेजने हैं तो आप घर पे भी भेज सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इटली में क्या एजुकेशन ईज़ी है या मुश्किल है। तो एजुकेशन जो है वो समझ लो मुश्किल भी कह सकते हो और ईज़ी भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप जो है वो उसको किस तरीके से लेके चलते हो। अगर आप सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करते हो और जो है वो पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपके लिए ईज़ी होगा। आप ईज़िली जो है वहाँ पे एग्ज़ाम्स क्लियर करके आप अपने जितने रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स हैं वो पूरे कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के पीछे लग जाते हो या घूमने फिरने में लग जाते हो, तो फिर ये है कि वही स्टडी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आपको वहाँ पे पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि एक थोड़ा-सा चेंज एनवायरनमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि भई स्टडीज़ के बाद क्या हमें वहाँ पे जॉब सर्च वीज़ा मिलता है कि हम जॉब ढूँढ सकते हैं? तो बिल्कुल, आपको स्टडी कंप्लीट होने के बाद कम से कम भी 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा और उसमें ये है कि आप ना अपनी जॉब वगैरह ढूँढ सकते हो। जब तक जॉब लगती नहीं है तो आप पार्ट टाइम जॉब तो वैसे ही कर सकते हो, जो आपकी फूड डिलीवरी या रेस्टोरेंट के अंदर या कोई भी जॉब होती है, पार्ट टाइम कर सकते हो। लेकिन जब आपकी परमानेंट जॉब लग जाएगी तो फिर उसको आप वो जॉब वीज़ा पे भी कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है? तो 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा, आप उसमें जो है वो अपनी जॉब सर्च कर सकते हो ईज़िली। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये डिस्कस कर लेते हैं कि भई क्या इटली में जाके पढ़ना वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझा दूँ। देखो, इटली के अलावा भी बहुत अच्छे-अच्छे कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप में पाए जाते हैं, जिसमें जर्मनी सबसे बेस्ट इकोनॉमी है उनकी और जॉब का भी कोई मसला नहीं होता वहाँ पे। तो अगर मेरी नज़र से देखो कि भई किस स्टूडेंट को कहाँ जाना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि यार आपका बजट क्या है, आप कितना अफ़ोर्ड कर सकते हो। तो कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है कि वो किसी से लोन ले रहा है पैसे स्टेटमेंट के लिए, उसके पास इनिशियली मुश्किल से 2-3 लाख रुपए ही हैं एक्सपेंस करने के लिए, वो किसी से लोन ले रहा है स्टेटमेंट के लिए, तो वो फिर जर्मनी वगैरह उसके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे लोग वो इटली जा सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा है कि इनिशियली आपके पैसे लग गए तो लग गए, फिर स्कॉलरशिप मिल जाता है जिसके पैसे मिलते हैं, तो आपका सर्वाइवल ईज़ी हो जाता है। लेकिन अगर यूरोप के अदर कंट्रीज़ से मैं कंपेयर करूँ, जैसे जर्मनी हो गया, आयरलैंड हो गया, फ़िनलैंड हो गया, तो मैं उन्हीं को रिकमेंड करूँगा ज़्यादा। अगर आप उनका बजट अगर अफ़ोर्ड कर सकते हो, जैसे जर्मनी का ब्लॉक अकाउंट आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो पहली प्रायोरिटी जर्मनी को रखो, ठीक है? उसके अलावा दूसरे और भी कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे हो गया, तो इनको प्रायोरिटी पे रखो आपकी स्टेटमेंट बजट के हिसाब से, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं यार मैंने इटली ही जाना है, मैंने फ्री एजुकेशन में पढ़ना है, तो इससे सस्ता और बेस्ट ऑप्शन आपको पूरे यूरोप में नहीं मिलेगा।
जिसमें आपको पढ़ने के पैसे भी मिल रहे हैं और एजुकेशन भी फ्री है और फाइनेंशियल स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। यानी कि इसमें आपको मेरिट पे उतरने की नीड ही नहीं है। यानी कि अगर आपकी 2.5 सीजीपीए है और आपका वीज़ा लग गया तब भी आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए। ऐसा नहीं है कि 3.5 से ऊपर वालों को ही सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप में सब एलिजिबल होते हैं, तो आप इजीली स्कॉलरशिप पे पढ़ सकते हो। तो इसलिए मुझे इटली बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे इसमें यहाँ पे देखा नहीं जाता कि यार कौन कितना प्रोफाइल में अच्छा है, कौन कैसा है, ठीक है। स्कॉलरशिप के लिए सब इक्वल हैं, बस आपने स्कॉलरशिप के लिए इनकम के डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। तो गाइस यही कुछ चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोग को मालूम हो, ताकि जो लोग इटली के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो कि यार ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से पर्सनली एक एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि जो लोग इटली का प्रोसेस कर रहे हैं वो ये चीज़ माइंड में रखें कि यार इटली का जो वीज़ा 100% नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ बैकअप पे लेके चलो कि यार इन केस अगर वीज़ा लग जाता है तो चले जाएँगे, नहीं लगा तो हमारे दूसरे मामला चलते रहेंगे, ज़्यादा टेंशन में आना नहीं है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिली होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।